गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर ममता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ममता साइंस क्लासेस। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिवीजन नोट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 3। मैंने आपके साथ दो पार्ट्स में ये चैप्टर डिस्कस कर लिया है। आई होप इट विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। आई होप। So let us discuss about the disadvantages of using fertilizers. We have discussed earlier about the use of fertilizers, that why the farmers use fertilizers in the fields. Now the concept is, what about the disadvantages of using fertilizers? What are the disadvantages? So first disadvantage is excessive use of fertilizer can cause pollution. The excessive use of fertilizers causes pollution. It also changes the pH of soil in rare cases. पॉल्यूशन हो जाता है ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डालें। कहते हैं फर्टिलाइजर्स में केमिकल्स होते हैं, जितना फर्टिलाइजर का यूज ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन होगा। इट आल्सो अफेक्ट्स द पीएच ऑफ सॉइल। ये सॉइल की पीएच को एसिडिक बना देते हैं, तो ये इनका डिसएडवांटेजेस है। व्हाई इज मैन्योर बेटर देन फर्टिलाइजर्स? मैंने पीछे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में डिस्कस किया था, इनकी डेफिनेशंस डिस्कस की थी, इनके डिफरेंसेस डिस्कस किए थे। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई मैन्योर इज बेटर देन फर्टिलाइजर्स? ऑर्गेनिक मैन्योर इज ऑलवेज बेटर देन फर्टिलाइजर्स। व्हाई? बिकॉज ये करेक्टर्स हैं मैन्योर की, नोट डाउन कर लीजिए। बिकॉज मैन्योर एड ह्यूमस टू द सॉइल, इंक्रीजेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, improves soil texture, makes soil porous. So these are the characters. It adds humus to the soil. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की उसको इंक्रीज कर देती है, सॉइल के टेक्सचर को इंक्रीज कर देती है, सॉइल को पोरस बना देती है, सॉइल में पोर्स जनरेट हो जाते हैं, विच मेक्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज ईजियर एंड आल्सो इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। जितने ज़्यादा माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे सॉइल में उतनी ज़्यादा सॉइल फर्टाइल होगी। तो इसलिए मैन्योर हमेशा बेटर है फर्टिलाइजर से, बिकॉज फर्टिलाइजर तो एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, एक केमिकल है। अगर उसका एक्सेसिव यूज करें तो मैंने क्या बताया, इट कॉजेज वाटर पोल्यूशन। क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि सेम क्रॉप विल नॉट ग्रो कॉन्टिन्यूसली। सेम क्रॉप आप ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप ग्रो करते हो तो क्या होगा, सॉइल विल बिकम डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। तो अगर आप क्रॉप्स ग्रो करोगे दैट रिक्वायर डिफरेंट सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो आपकी सॉइल फर्टिलिटी रिस्टोर्ड रहेगी। अगर आप एक ही क्रॉप ग्रो करी जाओगे बार बार क्रॉप आफ्टर क्रॉप, तो क्या होगी, सॉइल विल बिकम डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। तो क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, हम क्रॉप रोटेशन करते हैं, क्रॉप रोटेट करते हैं, मीन्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप अल्टरनेटिवली ऑन अ फील्ड। क्लियर? अब एग्जाम्पल देखिए। अब हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या करते हैं, फार्मर क्या करता है, लेग्यूमिनस क्रॉप को एक सीजन में ग्रो करता है और व्हीट क्रॉप को दूसरे सीजन में ग्रो करता है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जैसे पीज होगी, पीज देखे, मटर देखे हुए हैं, सोयाबीन, ये सारी लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं। अब इनको वो ग्रो करता है एज फॉडर। एक बार इसने लेग्यूमिनस क्रॉप लगानी है, दूसरी बार उसने उसी फील्ड पे व्हीट की क्रॉप लगा देनी है। तो इसका मतलब जो सॉइल है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मेंटेन रहेंगे, रिप्लेनिश्ड रहेगी सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। अब इसका क्या रीजन है इसके पीछे, कि सॉइल जो है वो रिप्लेनिश्ड रहेगी न्यूट्रिएंट्स के साथ। रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब मैंने बताया कि फार्मर ने एक सीजन में लेग्यूमिनस प्लांट्स लगा दिए। लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट नोड्यूल्स हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मैंने बताया था एक वीडियो में अपने कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेता है एज सच, बट इट विल नॉट टेक नाइट्रोजन, it will not take atmospheric nitrogen which is present in the ratio of 78%. It will not take as such nitrogen from the atmosphere. How it will take? It will convert the atmospheric nitrogen into usable forms.
और वो यूजेबल फॉर्म्स में कौन कन्वर्ट करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. दिस इज हाउ द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन is complete. So this is an example of crop rotation. लीविंग द लैंड फैलो, वही बात होगी. आप थोड़ी देर के लिए लैंड को छोड़ दीजिए तो उसमें जो रिप्लेनिशमेंट है न्यूट्रिएंट्स की वो हो जाएगी एंड दैट लैंड कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर अगेन. आप दोबारा से उस पर कल्टीवेशन कर सकते हैं किसी भी क्रॉप की, लेकिन आपको अपने लैंड को एक बार खाली छोड़ना पड़ेगा, आप उस पर कोई कल्टीवेशन नहीं करेंगे. क्रॉप रोटेशन के बाद एक तो क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. सेकंड प्रैक्टिस है लीविंग द लैंड फैलो, छोड़ दो खाली उसको. इरिगेशन एंड व्हाई इट इज नेसेसरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज इरिगेशन, एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. आपको पता है प्लांट्स को वाटरिंग करनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम. आपने सुना होगा कि जो फार्मर है वो रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे प्लांट्स को वाटरिंग करता है. ठीक है, अगर वाटरिंग करेगा तभी तो ग्रोथ होगी प्लांट की. वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर द फूड फॉर द प्लांट. सो ये जो वाटरिंग है प्लांट्स की एट द रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड इरिगेशन. अब इरिगेशन कब करनी है और कितनी बार करनी है ये किस पे डिपेंड करता है? ऑन द वैरायटी ऑफ क्रॉप. टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन. Time and frequency of irrigation depends upon the variety of crop, depends upon the type of soil and depends upon the seasons. कितनी बार पानी देना है? It will depend upon the soil. Soil कैसी है? It will depend upon the climatic conditions. Season कौन सा है? And it will depend upon the crop. रबी क्रॉप है कि खारिफ क्रॉप है? रेनी सीजन क्रॉप है कि विंटर सीजन क्रॉप है? तो उस पर डिपेंड करेगा आपका इरिगेशन. आई होप क्लियर. वाई इरिगेशन इज एसेंशियल क्योंकि प्लांट में 90% वाटर होता है और वो उसकी रिक्वायरमेंट है फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जब रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं वाटर तो दे आल्सो अब्जॉर्ब मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स. और जर्मिनेशन जो है इसमें ड्राई कंडीशंस में नहीं होता. और वाटर जो है वो प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को फ्रॉम द फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स. इंपॉर्टेंट क्यों है कहता वाटर इरिगेशन क्यों करनी जरूरी है? क्योंकि प्लांट में 90% वाटर होता है जो उसकी डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है. जब रूट्स वाटर अब्जॉर्ब करती हैं तो वो मिनरल्स भी अब्जॉर्ब करती हैं. ड्राई कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है वाटर. और जो जर्मिनेशन है सीड की, जर्मिनेशन आपने सुना ही होगा, सीड्स का 6th-7th क्लास का टॉपिक है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. जब सीड जर्मिनेट करते हैं इट डज नॉट टेक्स प्लेस इन ड्राई कंडीशंस, ड्राई कंडीशन में नहीं होता. दिस इज द रीजन why irrigation is important. I hope clear. देखिए जरा sources of irrigation. Tube wells, ponds, lakes. So these were the sources of irrigation. I hope clear. Methods of irrigation. देखिए irrigation पहले तो ट्रेडिशनली क्या होता था? मेथड जो है वन दैट यूज कैटल एंड ह्यूमन लेबर. ट्रेडिशनल मेथड थे इरिगेशन के, वो दो तरह के थे. फर्स्ट उसमें क्या यूज होती थी? कैटल यूज होते थे और ह्यूमन लेबर यूज होती थी. दे वर चीपर बट लेस एफिशिएंट. समझने वाली बात है कि दे वर चीपर बट लेस एफिशिएंट. कैटल्स का यूज और ह्यूमन लेबर्स का यूज हर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में पहले होता था और वो लेस एफिशिएंट यूज था एंड दैट वाज चीपर. लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में क्या हुआ? मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में जो मेथड्स आए दे वर मोर एफिशिएंट, दे सेव्स टाइम, दे सेव्स लेबर. देखिए जरा ट्रेडिशनल सिस्टम्स क्या थे? मोट सिस्टम, पुली सिस्टम, चेन पंप, देख ली, राहत लीवर सिस्टम. दीज वर द ट्रेडिशनल मेथड्स. इसी तरह होती थी इरिगेशन, इसी तरह फार्मर पानी देता था फील्ड्स को. मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. मॉडर्न आप रिसर्च सेंटर्स में चाहिए तो रिसर्च सेंटर्स में ऐसे स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है. दे आर द बेस्ट फॉर सेविंग वाटर. टू मेन इरिगेशन मेथड्स इन यूज टुडे आर स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम. देखिए जरा स्प्रिंकलर सिस्टम, ये मॉडर्न मेथड है. इसमें ना तो लेबर लगेगी ना ही कैटल्स का यूज होगा.
बेस्ट किसके लिए है? जहां पे अनइवन लैंड है, ऊंचा नीचा लैंड है, वहां पे स्प्रिंकलर सिस्टम से वाटर हर जगह पहुंच जाता है। जहां पे सफिशिएंट वाटर नहीं होता वहां भी स्प्रिंकलर सिस्टम से वाटर पहुंचता है। और स्प्रिंकलर सिस्टम किसके कौन सी प्लांटेशन के लिए डिस्कवर हुआ था? कॉफी प्लांटेशन के लिए। और बड़े बड़े लॉन्स अगर आपने देखे हो तो बड़े बड़े लॉन्स में स्प्रिंकलर सिस्टम लगे होते हैं। तो दिस इज द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। लेट अस प्रोसीड। कैसा होता है? परपेंडिकुलर पाइप्स हैं विद रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप। देखिए परपेंडिकुलर पाइप्स हैं, 90 डिग्री पे पाइप्स लगी हुई हैं और रोटेटिंग नोजल्स हैं ऑन द टॉप। रोटेटिंग नोजल्स के कारण ही क्या हो रहा है? वाटर इज स्प्रिंकल्ड। कैसा लग रहा है ये? जैसे रेन हो रही है। ड्रिप सिस्टम देखिए जरा, ड्रिप सिस्टम कैसा होता है? ड्रिप सिस्टम क्या होता है? ड्रिप सिस्टम भी वहां यूज होता है जहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, पानी जहां नहीं पहुंचता। वाटर फॉल्स डायरेक्टली नियर द रूट्स ऑफ द क्रॉप। ड्रिप सिस्टम की बड़ी एडवांटेज है कि वाटर जो है वो डायरेक्टली फॉल करता है नियर द रूट्स ऑफ द क्रॉप। गार्डन्स में यूज होता है, फ्रूट प्लांट्स में यूज होता है, ट्रीज में यूज होता है। अभी तो हम बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ इरिगेशन की, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन एज वेल एज मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। बट क्वेश्चन एक अराइज होता है कि ओवर इरिगेशन अगर कर दें तो, ओवर इरिगेशन वाटर लॉगिंग कंडीशन क्रिएट कर दें तो क्या होगा? क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगी, सीड्स जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, पानी इतना हो जाएगा उनमें, they will not be will be able to respire, रूट्स ग्रो नहीं कर पाएंगी प्रॉपरली ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर सॉइल एरिएशन। ओवर इरिगेशन, ज्यादा इरिगेशन कर दोगे तो क्रॉप्स विल बी डैमेज्ड, नो जर्मिनेशन। वाटर एवेपोरेट के अगर ज्यादा कर जाए तो क्या होगा? अक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट हो जाएगा विच इन टर्न डैमेजेस सॉइल फर्टिलिटी। तो वाटर लॉगिंग कंडीशंस में रूट्स जो हैं वो प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाती, तो इसलिए ओवर इरिगेशन नहीं करनी चाहिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप, दे आर कॉल्ड वीड्स। अनडिजायरेबल प्लांट्स डेफिनेटली मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्रॉप। अगर आप उनको क्रॉप से रिमूव नहीं करोगे तो आपकी जो क्रॉप है उसको सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिलेगी, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, एयर नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो वीड्स हैं दे मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्रॉप। तो और जो प्रोसेस है उनका रिमूवल का उसे कहते हैं वीडिंग। अब वीडिंग क्यों जरूरी है? मैंने बता दिया अभी कि अगर आप प्लांट्स अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव नहीं करोगे तो दे विल इंटरफेयर विद द क्रॉप्स फॉर स्पेस, लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो वो फिर इंटरफेयर करेंगे, दे विल compete फॉर स्पेस, लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। अब फार्मर कैसे रिमूव करता है वीड्स? सबसे पहले तो मैनुअली रिमूव हो जाते हैं यूजिंग खुरपी। ये सबने वर्ड सुना हुआ है, बड़ा लेमैन लैंग्वेज में ये वर्ड यूज होता है, खुरपी, सिकल। तो उसके साथ मैनुअली रिमूव कर देता है फार्मर वीड्स को। और या फिर स्प्रेइंग वीडीसाइड्स का स्प्रे करते हैं। 2,4-D कॉमन वीडीसाइड है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड नेप्थलीन एसिटिक एसिड। These are the two commonly used weedicides. अब वो कह रहा है कि ये वीडिंग होनी कब चाहिए? ऐसा थोड़ा कि जब भी आपका मन किया आपने अनवांटेड प्लांट्स रिमूव कर दिए फील्ड से, नो। द बेस्ट टाइम टू रिमूव वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। जब वो फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस करें उससे पहले आपने वो वीड्स जो है वो रिमूव कर देने हैं। और वीडीसाइड, अगर आप वीडीसाइड का यूज कर रहे हो 2,4-D का, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का, तो आप क्या करोगे? दे आर डिल्यूटेड विद वाटर एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स। उनको वाटर में डिल्यूट करके स्प्रे करोगे फील्ड्स पे। एंड फार्मर मस्ट कवर देयर नोज एंड माउथ विद ए पीस ऑफ क्लॉथ व्हाइल स्प्रेइंग देम। क्यों? बिकॉज दे आर केमिकल्स। तो फार्मर को अपना नोज और माउथ कवर करके वीडीसाइड्स का स्प्रे करना चाहिए फील्ड्स पे।
देन इज हार्वेस्टिंग, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर्स। हार्वेस्टिंग कब होती है? जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो आप उसकी कटाई कर देते हैं। लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं कटाई करने लगे हैं फसल की, क्रॉप हार्वेस्टिंग। and crop at least takes 3-4 months to mature, cereal crops usually. In India, many festivals are associated with harvesting. पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, ये सारे बिहू, ये सारे फेस्टिवल्स जो है दे आर एसोसिएटेड विद हार्वेस्टिंग। सो इट इज अ स्पेशल ओकेजन फॉर द फार्मर। जब उसके सारे हार्डवर्क जो है 4-5-6 मंथ्स का हार्डवर्क कंप्लीट होता है और वो अपने क्रॉप की हार्वेस्टिंग करता है, तो इसीलिए इसकी जो हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है उसको हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं? विद सर्टेन फेस्टिवल्स। हार्वेस्टिंग मैनुअली भी हो सकती है, सिक्कल यूज करते हैं, और मशीन के साथ भी होती है जिसे कहते हैं हार्वेस्टर। देखिए जरा, मैनुअली हार्वेस्टिंग हो रही है बाय यूजिंग सिक्कल। ये थ्रेशिंग में एक्सप्लेन करूंगी। ये विनोइंग, दिस इज आल्सो विनोइंग। तो थ्रेशिंग क्या है? थ्रेशिंग इज सेपरेटिंग chaff फ्रॉम ग्रेन बाय बीटिंग द क्रॉप अगेंस्ट ए स्टोन और वुडन बार। देखिए जरा थ्रेशिंग, ग्रेन्स से chaff को जब रिमूव करते हैं बाय बीटिंग इट अगेंस्ट द स्टोन। दिखाया मूवीज में भी बहुत बार हमने देखा है कि इस तरह से थ्रेशिंग होती है। जो आप उसकी हार्वेस्टिंग के बाद जो क्रॉप आई है, जो प्रोड्यूस आया है, उसको इस स्टोन के अगेंस्ट बीट किया जाता है और जो चाफ है वो रिमूव हो जाता है, ग्रेन्स एक तरफ रिमूव हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो इन दिस ग्रेन्स फॉल फ्रॉम द स्टॉक। आप फोर्स लगाता है फार्मर तो उससे ग्रेन्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। थ्रेशिंग के बाद विनोइंग आता है। विनोइंग में क्या होता है? हस्क जो है, सीड्स के ऊपर जो हस्क होती है, बाय ब्लोइंग एयर थ्रू इट, दैट इज रिमूव्ड। देयर इज अ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच वर्क्स एज ए हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। हार्वेस्टर और थ्रेशिंग का काम करती है एक मशीन विच इज नोन एज कंबाइंस। थ्रेशिंग क्लियर है, अगेंस्ट द स्टोन बीट किया जाता है ताकि ग्रेन्स अलग हो जाए। विनोइंग अभी एक्सप्लेन होगी अच्छी तरह से। देखिए जरा, विनोइंग किस तरह से ग्रेन्स जो है अलग हो रहे हैं, सीड्स जो है, सीड हस्क रिमूव हो रही है और सीड्स अलग हो रहे हैं विनोइंग में। राइस की विनोइंग हो रही है ये देखिए थ्रेशिंग फिर मैंने एक्सप्लेन किया। मैनुअल थ्रेशिंग ऑफ क्रॉप्स, स्टोरेज, थ्रेशिंग, विनोइंग, स्टोरेज। अब आपको स्टोर क्यों करना है अपने ग्रेन्स को? ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया। स्मॉल स्केल पे जो आपके ग्रेन्स हैं उनको स्टोर कर लिया मेटालिक बिन्स में। घरों में भी यूज होते थे मेटालिक बिन्स, जूट बैग्स, उनमें ग्रेन्स स्टोर्ड होते थे। लेकिन लार्ज स्केल पे दे आर केप्ट इन ग्रेनरीज। और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्ट से क्या करते हैं? ड्राइड नीम लीव्स रख देते हैं। और बिग गोडाउन्स में क्या होता है? केमिकल्स रख देते हैं ताकि जो ग्रेन्स है हमारे, जो हमारा फार्म का प्रोड्यूस है, वो प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम द इंसेक्ट, पेस्ट एंड रैट्स। कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है? बस एक याद रखना बात, शुड बी स्टोरेज एरिया शुड बी वेल वेंटिलेटेड, चारों तरफ से हवा आनी चाहिए। ग्रेन्स शुड बी ड्राइड प्रॉपरली, दे शुड बी स्टोर्ड इन ड्राई गनी बैग्स। सब कुछ ड्राई कंडीशन होनी चाहिए, मॉइस्चर फ्री कंडीशन होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, और लार्ज गोडाउन्स में जो है केमिकल्स यूज होने चाहिए ताकि कोई भी रैट या इंसेक्ट जो है इनको कंटेमिनेट ना करे, डैमेज ना करे। एनिमल हस्बेंड्री, जब एनिमल्स रियर करते हैं लार्ज स्केल पे टू ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम, दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ब्रीडिंग देम। आप केयर करते हैं पहले एनिमल की, उसको ब्रीड करवाते हैं और फिर उसको डोमेस्टिकेट करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जैसे मीट मिलता है, वूल मिलती है, मिल्क मिलता है, एग्स मिलते हैं। तो जब एनिमल्स को आप पालते हैं लार्ज स्केल पे टू ऑब्टेन फूड, दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री।
टाइप्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, बी कीपिंग होती है, कैटल फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड शीप फार्मिंग. Thank you. So this was the part 3 of crop production and management. With this the chapter is over. I hope the chapter will be informative for you. If you like my video, kindly like it, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you very much.